नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बॉटनी के एक नए पेपर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में बीएससी के सिलेबस में ब्रायोफाइटा को शामिल किया गया है। आपको फ़र्क इतना मिलेगा कि किसी विश्वविद्यालय ने बीएससी पार्ट फर्स्ट के किसी पेपर में इसको रखा है, तो किसी ने बीएससी पार्ट सेकंड के किसी पेपर में इसको रखा है। तो कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से पेपर में ब्रायोफाइटा को रखा गया है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से इसकी जानकारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर्स की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर की हो, उनके सिलेबस में भी ब्रायोफाइटा को एक यूनिट के रूप में रखा जाता है और वहां से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि चाहे वो बीएससी का छात्र छात्रा हो, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र हो, सबके लिए इसमें महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। ब्रायोफाइटा को शुरू करने से पहले पादप वर्गीकरण के बारे में हमको कुछ जानना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम डिटेल से ब्रायोफाइटा पर चलेंगे। कैरोलस लीनियस ने पौधों को 24 वर्गों में विभाजित किया। उन्होंने 24 वर्गों में बांटा और यह विभाजन पुष्पों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, पुंकेसर एवं अंडकों की संख्या पर आधारित था कि पौधे के अंदर पुष्प हैं या नहीं है, पुंकेसर और अंडकों की संख्या कितनी है, इस आधार पर उसने 24 वर्ग बनाए। इनमें से 1 से लेकर के 23 वर्ग हैं वो पुष्पी पादपों या फ्लोरिंग प्लांट के थे। 1 से लेकर के 23 वर्ग, मतलब 23 वर्ग जो शुरुआत के थे वो तो किसके थे? फ्लोरिंग प्लांट के थे, जिनके अंदर पुष्प बनते हैं या पुष्प पाए जाते हैं। और जो 24वां वर्ग है वो क्रप्टोगेमिया था, जिसके अंदर पुष्पों का अभाव होता है। इस प्रकार पुष्प रहित पौधों को सर्वप्रथम लीनियस ने ही वर्गीकी की इकाई के रूप में मान्यता दी। जैसा आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यू एच व्हीटेकर ने 5 जगत अवधारणा का प्रतिपादन किया। यानी संपूर्ण जीव जो है, संपूर्ण जो जीव हैं उनको 5 जगतों के अंतर उन्होंने बांटा था। तो उनमें से पादप जगत आता है, प्लांट किंगडम एक जगत आता है। तो प्लांट किंगडम को हम 2 समूहों के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो क्रप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद, और दूसरा फेनोरोगेम्स जिसको पुष्पोद्भिद बोलते हैं। क्रप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद यानी जिनके अंदर पुष्प नहीं बनते हैं, ऐसे पौधे जिनमें जनन अंग स्पष्ट नहीं होते, अर्थात पुष्प व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी पुष्प नहीं बनते हैं, वो तो हो गए अपुष्पोद्भिद या क्रप्टोगेम्स। और दूसरा फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स को पुष्पोद्भिद बोलते हैं, यानी जिनके अंदर पुष्प बनते हैं। इनका दूसरा नाम फ्लोरिंग प्लांट्स भी है, पुष्पी पादप भी बोल देते हैं। इन्हीं को सीड प्लांट्स भी बोलते हैं, बीजी पादप भी कहते हैं। और इन्हीं का एक नाम और है स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म, स्पर्म का मतलब बीज होता है। तो ये पूछा जाता है कि स्पर्मेटोफाइटा है, उसके अंदर कौन कौन से पादप समूह आते हैं, तो आपको याद रखना है। एक तो क्रप्टोगेमिया, क्रप्टोगेम्स हैं, ये क्रप्टोगेमिया भी मिल जाता है आपको, फेनेरोगेमिया भी मिल जाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग, जो बॉटनिस्ट ने अलग अलग तरीके से किया था, उसने शब्द अलग अलग यूज किए। हम मोटे तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा पादप समूह किस वर्ग के अंदर आता है। तो एक तो मोटा सा जो प्लांट किंगडम है उसको 2 रूपों में, 2 भाग कर दिए हैं। एक तो क्रप्टोगेम्स है, एक फेनेरोगेम्स है। क्रप्टोगेम्स पुष्पोद्भिद है, फेनेरोगेम्स है वो पुष्पोद्भिद है, पुष्पी पादप है। और फेनेरोगेम्स को फ्लोरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, सीड प्लांट्स भी बोलते हैं, या स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। अब जो क्रप्टोगेम्स है, इनके अंदर 3 पादप समूह है, इनको रखा गया है। एक तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, ये क्रप्टोगेम्स हैं। इनके अंदर पुष्प है वो नहीं बनते हैं, याद रखनी है ये बात हमको। दूसरा फेनोरोगेम्स या पुष्पोद्भिद, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर पुष्प है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर बीज भी बनते हैं, इसलिए इनको बीजी पादप भी कहते हैं। अब इसके अंदर 2 तरीके के पादप समूह आते हैं। एक तो अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरा आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर बीज बनते हैं,
लेकिन बीज है वो नग्न होते हैं। और आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उनके बीज बनते हैं और वो फलबत्ती से आवृत पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक मोटी मोटी चीजें हमको याद रखनी है कि क्रिप्टोगेम्स जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या निकलता है, जिनके अंदर पुष्प नहीं बनते। हेनोरोगेम्स है जिसका अंदर पुष्प होते हैं या फ्लोअर होते हैं। सीड प्लांट का मतलब बीज बनते हैं। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब बीजी पादप ही होते हैं जिनके अंदर बीज बनते हैं। और दो तरीके के पादप समूह हैं, वो बीजी पादप में, पुष्पी पादप में, हेनेरोगेम्स में सम्मिलित हैं, एक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं लेकिन नग्न होते हैं, एंजियोस्पर्म में बीज बनते हैं और वो फलभित्ति से आवृत होते हैं। ऐसे ही क्रिप्टोगेम्स में ये तीन पादप समूह आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब ये जो पांच पादप समूह निकल के आए, इनकी भी एक स्पेशल कैरेक्टर हम याद रखेंगे। वो उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो उसको भी हम देखते हैं। पीछे हम जो देख रहे थे तो उसमें से हमने पांचों पादप समूह उनको एक साथ रख लिया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तो क्रिप्टोगेम्स थे जिनमें पुष्प हैं वो नहीं बनते। अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये फेनोरोगेम्स थे जिनके अंदर पुष्प बनते हैं। थैलोफाइटा से संबंधित आपको विशेष बात याद रखनी है कि थैलोफाइटा में शैवाल और कवक दोनों को रखा गया है। किस किस को रखा गया है? शैवाल और कवक हैं, इनको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। फिर बात आती है ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा के लिए लिखा है कि भ्रूण बनना प्रारंभ हुआ, कि ब्रायोफाइटा से पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता था, एम्ब्रियो नहीं बनता था। ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद में जो पौधे हैं उनमें एम्ब्रियो बनना प्रारंभ हुआ, तो ये एम्ब्रियोफाइट पौधे कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे एम्ब्रियोफाइट पौधे हैं। ये टर्म आपको याद रखने की भ्रूण का बनना ब्रायोफाइटा से शुरुआत हुआ, तो ब्रायोफाइटा से ऊपर के जो भी पौधे हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इन सब के अंदर एम्ब्रियो बनता है, तो ये एम्ब्रियोफाइट पौधे हैं। और इससे पहले वाले जो पौधे हैं इनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा सा है कि भ्रूण बनना प्रारंभ हुआ ब्रायोफाइटा से हुआ, आपको उसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या थैलोफाइटा इस तरीके से मिलेंगे ऑप्शन। तो आप उसमें भ्रूण का जो बनना है वो प्रारंभ कहाँ से हुआ? ब्रायोफाइटा से हुआ। अब यहाँ पर आपको पादप समूह भी मिल सकता है, यहाँ से आपको एक किसी पादप समूह का कोई पादप भी मिल सकता है। जैसे ब्रायोफाइटा का कोई पादप दे दे, तीन पादप तो आपको शैवाल के मिल जाएंगे, एक ब्रायोफाइटा का मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए हैं तो आपको मोटा सा एक याद रखना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो हुआ सबसे पहले ब्रायोफाइटा से शुरुआत हुई थी। फिर बात आती है टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू का पाया जाना प्रारंभ हुआ। वेस्कुलर टिश्यू जो पाए जाते हैं, संवहन ऊतक जो पाए जाते हैं, वो टेरिडोफाइटा से शुरू हुई है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इससे पहले वाले जो पौधे होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तो वेस्कुलर प्लांट हो गए, और इससे पहले वाले जो पौधे हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है, असंवहनीय पादप। इसमें भी वही एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। एक तो कि निम्न में से कौन संवहनी पादप है। अब संवहनीय पादप में फिर आपको मिलेंगे वहां पर, एक तो टेरिडोफाइटा मिल जाएगा, ब्रायोफाइटा, शैवाल, कवक, तो आप पकड़ लोगे टेरिडोफाइटा होता है। असंवहनीय पादप पूछेंगे तो उसमें तीन आपको टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म, ये मिलेंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ थैलोफाइटा से या ब्रायोफाइटा है उससे मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आगे चौथे नंबर पर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बीज बनना प्रारंभ हुआ। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है? बीज बनना प्रारंभ हो गया था। अच्छा, यहां से एक चीज और पूछी जाती है कि बीज स्वभाव की उत्पत्ति कहां से हुई, किससे हुई? तो बीज स्वभाव की उत्पत्ति तो टेरिडोफाइटा से हो गई थी। देखिए, महत्वपूर्ण चीज है ये कि बीज स्वभाव की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से हुई, लेकिन टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बने थे। 8 वंश हैं टेरिडोफाइटा के जिसके अंदर विषम बीजाणुकता या हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो टेरिडोफाइटा है, हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुकता का पाया बीज बनने के लिए जरूरी है। विषम बीजाणुकता तो पाई जाती है, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर फिर बीज नहीं, बीज स्वभाव की उत्पत्ति हुई तो वो टेरिडोफाइटा से हो गई थी, लेकिन बीज नहीं बने थे।
बीज कहाँ बने? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज बने। तो बीज बनने की शुरुआत जो हुई थी वो जिम्नोस्पर्म से हुई थी। ठीक है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बीज तो बने ही, लेकिन बीज किसमें? फलभित्ति से आवृत होते हैं। तो यहाँ फल का बनना जो प्रारंभ हुआ वो एंजियोस्पर्म से हुआ। जिम्नोस्पर्म के बीज हैं वो नग्न होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीजी भी बोलते हैं, फल भित्ति से आवृत नहीं होते हैं। तो जो बीज बनना जिम्नोस्पर्म से शुरुआत हुई थी, फल बनना एंजियोस्पर्म से शुरुआत हुई थी। बहुत तरीके के जो क्वेश्चन हैं घुमा फिरा करके आते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। आप पांचों जो पादप समूह हैं उनसे संबंधित 5 चीजें आपको याद रखनी है और उससे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आप दे दोगे। थैलोफाइटा के संदर्भ में कि थैलोफाइटा में शैवाल और कवक को रखा गया है, ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो का बनना प्रारंभ हुआ, टेरिडोफाइटा से वस्कुलर टिश्यू को पाया जाना शुरुआत हुई, जिम्नोस्पर्म से बीज बनना प्रारंभ हुआ और एंजियोस्पर्म में फल बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा, ऐसे पूछा जाता है निम्न में से कौन वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है? वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, संवहनीय क्रिप्टोगेम है। और आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो वस्कुलर होना चाहिए और क्रिप्टोगेम यहाँ होना चाहिए, क्रिप्टोगेम्स होना चाहिए। तो वस्कुलर टेरिडोफाइट है और ये क्रिप्टोगेम्स है। तो ये ब्रायोफाइटा भी मिलेगा, लेकिन ब्रायोफाइटा क्रिप्टोगेम्स गेमिया तो है, क्रिप्टोगेम्स तो है, लेकिन वस्कुलर नहीं है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है ये वस्कुलर प्लांट तो हैं लेकिन क्रिप्टोगेम्स नहीं है। तो टेरिडोफाइट जो है ये इनको वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से घुमा करके आ सकता है, लेकिन आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे अगर ये आपके याद है तो। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइटा की, और इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है ब्रायोफाइटा का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1864 में ब्रान द्वारा किया गया। तो ब्रान ने तो ब्रायोफाइटा शब्द दिया था 1864 में। ब्रायोफाइटा ग्रीक भाषा के दो शब्दों क्रमशः ब्रायोन जिसका मतलब होता है मॉस तथा फाइटोन जिसका मतलब होता है पादप से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है मॉस जैसे पादप। अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसके अध्ययन को, जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं उनके अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, एफ केवर्स को कहा जाता है। तो एफ केवर्स को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक प्रोफेसर एस आर कश्यप, यह इनका पूरा नाम है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप है, उनको कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर एस आर कश्यप या प्रोफेसर शिवराम कश्यप जी हैं उनको कहा जाता है। ये पादप जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो पादप जगत का जो उभयचर, उभयचर हम उसी को बोलते हैं, दो तरीके के आवास में रह सकता है, जल और स्थल के अंदर। तो ये पादप जगत के उभयचर कहा जाता है इनको। ब्रायोफाइटा की जो उत्पत्ति है पैलियोजोइक महाकल्प के डिओनियन काल में मानी जाती है। तो इनकी उत्पत्ति काल जो माना जाता है वो पैलियोजोइक महाकल्प के डिओनियन काल है, उसको इनका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति काल है वो माना जाता है। देखिए ये केवल ब्रायोफाइटा के संदर्भ में नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न एक ये खड़ा होता है कि जब हम शैवाल पढ़ेंगे, जब हम कवक पढ़ेंगे, जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ये 4-5 पॉइंट यहाँ पर ऐसे हैं जो हर समूह में आपको पढ़ने पड़ेंगे और याद भी रखने पड़ेंगे। इसलिए आप इनको कंपैरेटिव याद कीजिए, क्योंकि वहां पर एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जब पहुंचेंगे तो उसमें सब में मिलेगा कि ये शब्द किसने दिया था। तो अब ये हम ब्रायोफाइटा के संदर्भ में देख रहे हैं। दूसरा वहां पर भी पॉइंट मिलेगा कि उसका अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे एल्गी, शैवाल है, शैवाल का अध्ययन को एल्गोलॉजी बोलते हैं। कवक है, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर को ब्रायोलॉजी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर को टेरिडोलॉजी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर को जिम्नोलॉजी बोलते हैं।
तो इस तरीके से क्या है, ये हर जो समूह है उसके अंदर हमको मिलने को मिलेगा। जनक भी आपको हर में मिलेगा। तो यहाँ पर विशेषकर आप भारतीय जो है उस जनक को आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको कंपैरेटिव तौर से आपको देखना है। अब बात आती है टॉपिक नंबर 2, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। पहला पॉइंट आता है इसमें वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एक चीज आप याद रखिए, सहवाल से लेकर के आप एंजियोस्पर्म तक पढ़ोगे, अगर आप इनको सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और आपके लंबे समय तक याद भी रहेगा। कंपैरेटिव आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमने जनरल इंट्रोडक्शन में 5-6 पॉइंट देखे, वो सब में मिलेंगे, तो उसको कंपैरेटिव करिए आप। ऐसे ही जो सामान्य लक्षण है उसमें भी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उन वो पॉइंट्स चाहे ब्रायोफाइटा के संदर्भ में हो, चाहे जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में हो, चाहे एंजियोस्पर्म के संदर्भ में हो, आपको कंपैरेटिव पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि वितरण जो है, चाहे एल्गी का हो, कवक का हो, ब्रायोफाइटा का हो, टेरिडोफाइटा का हो, जिम्नोस्पर्म का हो, एंजियोस्पर्म का हो, सबका हमको वितरण पढ़ने को मिलेगा, आवाज सबका हमको मिलेगा। तो आप डिफरेंट इसमें क्या है वो आप याद रखोगे। तो पहली बात आती है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रायोफाइटा विश्व के उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां इनकी वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आवास या हैबिटेट। ये पादप स्थलीय, छोटे व कोमल होते हैं। ये छायादार व नम स्थानों पर सघन समूहों में उगते हैं, समूह के अंदर पाए जाते हैं। और समूह में मिलने वाली जो प्रवृत्ति है इसको यूथी स्वभाव या ग्रीगेरियस हैबिट कहते हैं, याद रखना। तो ये जो ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं यूथी स्वभाव के होते हैं और छाया प्रिय होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना है, छाया प्रिय होते हैं और यूथी स्वभाव के होते हैं। यूथी स्वभाव का मतलब क्या होता है, समूह में पाया जाना हो। इन्हें इन्हें जीवन की किसी न किसी अवस्था में जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जल आवश्यक होता है। अर्थात ये पादप जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। सामान्यतः स्थलीय होते हैं, छोटे और कोमल होते हैं, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जल भी आवश्यक है। ये जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं जल में पूर्ण होती हैं, तो ये जल और स्थल दोनों आवास में इनके लिए जरूरी है। इसीलिए इनको क्या है, पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है ब्रायोफाइट की कुछ जातियां जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, रिएला, स्फेग्नम जलीय आवास में एवं फ्रूलेनिया डेंडोसरॉस अधिपादप के रूप में पाई जाती है। ये विशेष रूप से आपको याद रखनी है बात कि निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है। तो जलीय ब्रायोफाइट ये हैं रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, रिएला, स्फेग्नम जलीय आवास में मिलते हैं। और फ्रूलेनिया और डेंड्रोसरॉस जो हैं वो अधिपादप या एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। उसी में अगला पॉइंट आता है पादप जगत में ब्रायोफाइटा जैव विकास की कड़ी में एक ऐसा वर्ग है जिसके पादपों ने सर्वप्रथम भूमि पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की। भूमि पर ये जीवन चक्र पूरा करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की, अतः ये प्रथम स्थलीय या प्रथम भूमि पादप कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रथम स्थलीय पादप या प्रथम भूमि पादप किनको कहा जाता है, तो वो ब्रायोफाइटा है। कौन से पौधे हैं, ब्रायोफाइटा के पौधे हैं। ब्रायोफाइटा के पादप सफलतम स्थलीय पादप नहीं है इनको, लेकिन क्या है, स्थलीय पादप तो हैं, प्रथम स्थलीय पादप तो ब्रायोफाइटा के हैं, लेकिन इनको सफलतम स्थलीय पादप नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इनमें संवहन उत्तक या वस्कुलर टिश्यू है वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें जल संवहन का कार्य मृदुतक या पेरेन्काइमा है वो करता है। तो सफल स्थलीय पादप या सफलतम स्थलीय पादप किनको कहा जाएगा, टेरिडोफाइटा को कहा जाएगा। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट हैं, प्रथम भूमि पादप ब्रायोफाइट है, लेकिन प्रथम सफलतम स्थलीय पादप जो कहा जाएगा वो टेरिडोफाइटा को कहा जाएगा। इन्हें नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता, वस्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक इनके अंदर नहीं होते। तीसरा पॉइंट आता है पादप शरीर, प्लांट बॉडी।
देखिए अब जब हम इसमें क्या है कि आगे चलकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो मैंने क्या किया है कि जो क्लासिफिकेशन में जो पॉइंट, इसके जो 3 वर्गों में हम अलग अलग अंतर पढ़ेंगे, उसको यहीं से ही शुरुआत कर दी है उसकी। अगर ये अच्छी तरीके से आपने याद कर लिया, इसको समझ के याद कर लिया, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इनका जो पादप शरीर है वो थैलसाव या थैलोइड होता है। कैसा होता है? थैलोइड होता है। किस किस में होता है? हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा। ये इसको क्या है कि 3 वर्गों में बांटा गया है, आगे चल के हम देखेंगे। हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ये 3 क्लासेज हैं ब्रायोफाइटा की। याद रखना है आपको इनको। अब इनमें से जो 3 क्लासेज में जो शुरुआत की 2 क्लासेज हैं, हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा, इन दोनों में तो जो पौधे होते हैं उनका शरीर थैलोइड होता है, यानी जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। थैलोइड का मतलब यही होता है, जड़ पौधा जड़ तना और पत्ती में विभेदन नहीं मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, ओके। अब अगला है पर्निल थैलसाव। हो सकता है 2 तरीके का पादप शरीर, थैलसाव यानी थैलोइड, एक लीफी थैलोइड, पर्निल थैलसाव। तो पर्निल थैलसाव का मतलब इसके अंदर लीफ पाई जाती है, पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं। तो ब्रायोप्सिडा का जो शरीर होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इनका जो पादप शरीर होता है थैलसाव या थैलोइड और लीफी थैलोइड होता है। थैलसाव हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा में पाया जाता है, और पर्निल थैलसाव ब्रायोप्सिडा में पाया जाता है। यानी जो ब्रायोप्सिडा के जो पौधे होते हैं उनके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं, जड़ तना है वो उसमें तो विभेदन नहीं होता है, लेकिन पत्तियां वहां पर पाई जाती हैं। थैलसाव थैलोइड मतलब जड़ तना पत्तियों में विभेदन नहीं होता, तो हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा में जो है वो थैलसाव होता है। और यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफाइटिक जनरेशन को निरूपित करता है। हैप्लोइड होता है, एगुणित पौधा जो होता है वो कैसा होता है? एगुणित होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, युग्मकोद्भिद होता है। इसको आप याद रख लीजिए। जो शैवाल है, जो ब्रायोफाइटा है, इनमें गैमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो प्रभावी पीढ़ी होती है। ठीक है, शैवाल और जो ब्रायोफाइटा है उसमें तो युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है वो प्रभावी पीढ़ी होती है। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो प्रभावी पीढ़ी होती है, 2N पीढ़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको यहीं से याद रखनी है। तो क्लियर है यहाँ तक आपके? पादप शरीर के अंदर ही अगला पॉइंट आता है, इनमें जड़ों के स्थान पर थैलस की अध्यक्ष वेंट्रल सतह पर अथवा मोसेज में आधार सिरे पर मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं। मूलाभास ब्रायोफाइटा के अंदर पाए, जड़ तो पाई जाती नहीं है, हमने ऊपर ही पहले ही देख लिया था कि ये थैलसाव होते हैं, तो इनमें जड़ और तना जैसी संरचनाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो जड़ों के स्थान पर क्या होता है? एक तो ये याद रखनी है, थैलस की अध्यक्ष या वेंट्रल सरफेस पर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? मूलाभास मिलते हैं। ठीक है, राइजोइड मिलते हैं। ये एक कोशिकीय व अशाखित किसमें होते हैं? हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसेरोटोप्सिडा में। जो शुरुआत के 2 वर्ग हैं उनमें तो एक कोशिकीय व अशाखित होते हैं, और बहुकोशिकीय व शाखित ये ब्रायोप्सिडा के अंदर होते हैं। ठीक है, देखिए आप पॉइंटों को याद करते चलिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया अंतर का, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसेरोप्सिडा के अंदर जो मूलाभास होते हैं वो एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं, और ब्रायोप्सिडा के अंदर जो मूलाभास होते हैं वो बहुकोशिकीय और शाखित होते हैं। मूलाभास थैलस की वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। और क्या काम करते हैं ये पौधे का स्थिरीकरण व जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मतलब जो काम जड़ करती है वो काम मूलाभास करते हैं। ठीक है, फिर अगर आता है हिपेटिकोप्सिडा के सदस्यों में मूलाभासों के अतिरिक्त हल्के बैंगनी रंग के स्केल भी पाए जाते हैं। ये वृद्धि क्षेत्र की रक्षा व जल अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? केवल हिपेटिकोप्सिडा के अंदर, हिपेटिकोप्सिडा के अंदर जो क्या है ये स्केल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या मिलते हैं? स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं। और स्केल जो होते हैं ये वृद्धि क्षेत्र की रक्षा करते हैं और जल अवशोषण का काम करते हैं। ये चित्र जो है इसमें आपको देखा होगा, ये इसका जो नीचे की साइड ये देखो वेंट्रल एरिया है वो आपको दिखाई दे जाएगा, और इसमें ये जो नीचे की ओर ये जो दिखे हुए ये क्या है? ये है मूलाभास, राइजोइड्स। क्या कहलाते हैं इनको?
राइजोइड्स बोलते हैं या मूलाभास कहते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतकों जैसे जाइलम व फ्लोएम का अभाव होता है। तो ये हमने पहले ही देख लिया था कि ब्रायोफाइटा नॉन वास्कुलर प्लांट होता है। टेरिडोफाइटा से संवहन ऊतक पाया जाना शुरुआत होती है। तो ब्रायोफाइटा के पौधों में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। फिर चौथा पॉइंट आता है पोषण, न्यूट्रिशन। ब्रायोफाइटा हरे पर्णहरित युक्त स्वपोषी पौधे होते हैं। पौधों में हम सामान्यतः यही पढ़ते हैं, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। सब क्या होते हैं? हरे होते हैं, पर्ण हरित युक्त होते हैं और स्वपोषी होते हैं, यानी खुद का भोजन खुद बनाते हैं। मोटा है ये। लेकिन अब हमको इसमें जो अपवाद मिलते हैं ना, वो याद रखने पड़ेंगे कि ऐसे एल्गी के अंदर कौन से पौधे हैं जो परजीवी के रूप में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में ऐसे कौन से पौधे हैं जो परजीवी या मृतजीवी हैं, टेरिडोफाइटा में अगर ऐसा कोई पौधा है तो उसको, तो ये एक अलग क्वेश्चन के लिए तैयार होता है हमारा। तो अपवाद है इसके क्रिप्टोथैलस मिराबिलस और बॉक्सबॉमिया मिनाकाटे व बॉक्सबॉमिया एफिला। ये मृतजीवी जातियां हैं। ठीक है, ये मृतजीवी हैं, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। सामान्यतः पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं ये मृतजीवी होते हैं। क्रिप्टोथैलस और बॉक्स बाउमिया, इसकी दो स्पीसीज हैं, एक मिनाकाटे और एक बॉक्स बाउमिया एफिला। ठीक है, तो ये आपको अपवाद है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहा था कि आप अंतर को याद करते चलिए। जैसे हमने ये पता है कि ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है, हिपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब यहाँ पर अगर तीनों में हम अंतर करेंगे, अब आगे हम विशेषता भी देखेंगे। तो एक तो विशेषता हो गई पादप शरीर की, कि हिपेटिक ऑप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा जो है उसमें पादप शरीर जो होता है थैलोइड होता है। ब्रायोप्सिडा का जो पादप शरीर जो होता है वो कैसा होता है? पर्निल थैलोइड होता है, पर्निल थैल साफ होता है। दूसरा पॉइंट आता है मूलाभास का। मूलाभास जो हिपेटिक ऑप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा जो है, इसके अंदर जो मूलाभास होते हैं एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। ब्रायोप्सिडा के जो मूलाभास जो होते हैं वो बहुकोशिकीय और शाखित होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लेंगे स्केल का। किसका लेंगे? स्केल्स का, कि हिपेटिक ऑप्सिडा है उसके सदस्यों में तो स्केल्स पाए जाते हैं, जबकि ये तुम्हारा एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के सदस्यों में स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। ये विशेषता एक जगह हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ अच्छे से इसको पढ़ लिया तो वहां पर आपको डिफरेंट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, रटने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में उसको डालिए और सभी को इसका लाभ मिले, इसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका पता लग जाए।